गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। आज की क्लास में हम सामाजिक तथ्य के संदर्भ में जो बचा हुआ पोर्शन है उसको कंप्लीट कर रहे हैं। आशा ही नहीं अपितु पूर्ण विश्वास है विद्यार्थी पूर्व में बनाए गए वीडियोस का लाभ उठा रहे होंगे और श्रम विभाजन और सामाजिक तथ्य दो जो प्रमुख प्रश्न दुर्खी में बनते हैं वो आप लोग इन वीडियो को सुनने और देखने के बाद भली भांति कर पाएंगे। विद्यार्थियों, सामाजिक तथ्य के अवलोकन उसको वस्तु की तरह मानना चाहिए। श्रम विभाजन, व्याधि के और सामान्य तथ्य की चर्चा हम लोग कर चुके हैं। आज की क्लास में कुछ प्रस्तावक नियम के बारे में और एक ऐसी सारगर्भित जानकारी जो डॉक्टर पीसी जैन ने अपनी पुस्तक सामाजिक विचारक में दी है उसको मैं आप लोगों के साथ साझा करूँगा। देखिए, जो भी हम अध्ययन करते हैं उसमें सामाजिक तथ्यों के व्याख्या के नियम हैं, उनको भी बड़ा महत्व दिया जाता है। रूल्स फॉर द एक्सप्रेशन ऑफ सोशल फैक्ट्स, इसके अंदर दुर्खिम हमें बताना चाहते हैं कि सामाजिक तथ्यों का विश्लेषण करने पर हम ये देख पाते हैं कि इन तथ्यों को समाज के साथ जोड़ा जाना उचित है अथवा अनुचित है। सामान्य रूप से अधिकांश समाजशास्त्री जब सामाजिक प्रघटनाओं का परिवार, जाति, वर्ग के संदर्भ में अध्ययन करते हैं तो केवल यही देख लेते हैं कि प्रघटनाएं समाज के लिए कितनी उपयोगी हैं, इनकी भूमिका क्या है और इनके साथ कौन कौन से संवेग जुड़े हुए हैं। ऐसा करने में वे समझते हैं कि उन्होंने अपना कर्तव्य पूरा कर लिया है। उदाहरण के लिए, ऑगस्ट कॉम्ट मानव जाति की संपूर्ण प्रगतिशील शक्ति का संबंध मनुष्य की इस मौलिक प्रवृत्ति से जोड़ता है कि मनुष्य निरंतर अपनी स्थिति में सुधार करता रहता है। यह सुधार करने की प्रेरणा उसे गतिशील शक्ति से मिलती है। स्पेंसर के अनुसार यही प्रगतिशील शक्ति मनुष्य को अधिकाधिक सुख प्राप्ति की ओर धकेलती है। लेकिन दुर्खिम ऑगस्ट कॉम्ट और स्पेंसर के कथन से संतुष्ट नहीं है। उनका प्रश्न है कि आखिर कोई भी तथ्य समाज के लिए उपयोगी क्यों होता है। इसका मतलब यह हुआ कि स्पेंसर और कॉम्ट इन तथ्यों के साथ में यह मानकर चलते हैं कि इनमें कुछ ऐसे निहित तत्व हैं जो व्यक्तियों को सुख देते हैं। यह दृष्टिकोण पूर्णतः उपयोगितावादी दृष्टिकोण कहलाता है। उनका तो तर्क है कि जब हम किसी सामाजिक प्रघटना की व्याख्या करते हैं तब हमें इस प्रघटना को उत्पन्न करने वाले प्रभावी कारणों तथा इन प्रघटनाओं के द्वारा किए जाने वाले कार्यों की खोज करनी चाहिए। जब हम इस तरह की खोज कर लेंगे तब हमारे लिए सामाजिक तथ्यों का विश्लेषण निश्चित हो जाएगा। यहाँ यह बताया गया है कि भाई सामाजिक तथ्यों की जो व्याख्या की जाती है उसमें उपयोगितावादी दृष्टिकोण ज़्यादा महत्वपूर्ण है। इस उपयोगितावादी दृष्टिकोण में यह देखा जाता है कि ऐसे निहित तत्व कौन से हैं जो किसी भी सामाजिक तथ्य को समाज की दृष्टि से उपयोगी बनाते हैं, उनके लिए लाभप्रद होंगे, वो समाज को नई दिशा व दशा प्रदान करेंगे, तभी उसके बारे में हम व्याख्या कर सकते हैं। उदाहरण के लिए, आज के वर्तमान परिप्रेक्ष्य में अगर हम देखें तो भौतिकवादी संस्कृति के मूल्य ज़्यादा प्रभावी है। किसी ज़माने में प्रतिष्ठा, जमीन, परिवार की व्यवहार नीतियाँ इतनी प्रभावी होती थी कि जब दो अजनबी व्यक्तियों के संबंध होते थे उसमें बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका निभाते थे। सामान्य बोलचाल की भाषा में आप लोगों को ये कहते और सुनते देख सकते हैं कि भाई कितने बीघा ज़मीन है, परिवार की प्रतिष्ठा क्या है, कितनी लाठियों का परिवार है। ये शायद व्यक्ति के संबंध निर्धारित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते थे। परंतु आज के संदर्भ में हम देखें तो ये नहीं देखा जाता है कि उनकी ज़मीन कितनी है। आज ये देखा जाता है कि लड़का खुद क्या करता है, क्या वो अपने पैरों पर खड़ा है या वो अभी आश्रित है। पारिवारिक पृष्ठभूमि का व्यक्तिगत अर्जित परिस्थिति के साथ संबंध नहीं जोड़ा जाता। आज व्यक्ति परंपरागत रूप से कितना ही संपन्न है या विपन्न है वो महत्व नहीं रखता। लड़का
कितनी अर्जित परिस्थिति में अपने आप को योग्य बना पाता है, ये महत्वपूर्ण है। तो देश काल परिस्थिति के अनुसार ये सामाजिक तथ्यों की व्याख्या बदलती रहती है। अब दुर्खिम इसकी व्याख्या के संदर्भ में कुछ तर्क देते हैं। पहला तर्क है कि तथ्यों का उद्गम समाज से है, व्यक्ति से नहीं। जिन्हें हम सामाजिक तथ्य कहते हैं उनकी हमें खोज करनी चाहिए, या देखा जाना चाहिए कि ये सामाजिक तथ्य बने हैं तो क्या अतीत में, इतिहास में भी क्या ये सामाजिक तथ्य समझे जाते थे। किसी भी स्थिति में व्यक्तिगत चेतना को सामाजिक चेतना के संदर्भ में मानने का जो तर्क है वो महत्वपूर्ण होता है। दूसरा बिंदु है सामाजिक तथ्य समाज की आवश्यकताओं की पूर्ति करते हैं। बहुत स्पष्ट है कि सामाजिक तथ्य व्यक्तिगत हितों की पूर्ति नहीं करते। सामाजिक तथ्यों का बहुत बड़ा उद्देश्य समाज की आवश्यकताओं को पूरा करना होता है। कोई भी तथ्य यदि निष्प्रभावी है, समाज में उसका कोई योगदान नहीं है, तो ऐसी स्थिति में आवश्यकता पूर्ति नहीं होने के कारण वो उतना महत्वपूर्ण सामाजिक तथ्य नहीं बन पाएगा। इसके लिए यह देखना बहुत ज़रूरी है कि वो लोगों की रिक्वायरमेंट कितनी पूरी करता है। तीसरा बिंदु उन्होंने बताया कि सामाजिक तथ्य सामाजिक प्रक्रियाओं में निहित है, मतलब प्रोसेस का एक पार्ट है। सामाजिक तथ्य बेजान नहीं होते, इनमें ठहराव नहीं होता। इनकी उत्पत्ति सामाजिक समूह की आंतरिक संरचना के संदर्भ में देखी जानी चाहिए। कोई भी समाज सामाजिक प्रक्रियाओं के द्वारा गतिशील बना रहता है, और यही कारण है कि सामाजिक तथ्यों की वास्तविक उत्पत्ति समाज और उसकी प्रक्रियाओं में देखने को मिलती है। मैं एक स्थानीय उदाहरण देकर आपको समझाना चाहूँगा। हम आधुनिक शैली में कोई भी काम करते हैं, वो काम सामूहिक चेतना से उत्प्रोत हो तो वो हमारी प्रक्रियाओं का हिस्सा बन सकता है। अगर कोई व्यक्ति विशेष की उसमें सहमति है तो वो कार्य व्यवहार अब उतना लोकप्रिय नहीं होगा, लेकिन जनमानस उसके प्रति अपना समर्थन व्यक्त करता है तो वही मूल्य प्रक्रियाओं में निहित होने के कारण सामाजिक तथ्यों के पृष्ठभूमि के रूप में मान्यता प्राप्त होता है। अब प्रश्न उठता है, समाजशास्त्रीय जो प्रमाण है उसकी स्थापना से संबंधित नियम क्या है। यदि हम कार्य के पीछे जो कारण है, यानी जिसे हम कार्य कारण संबंध कहें, उन्हें प्रमाणित करना चाहते हैं तो इसकी बहुत बड़ी पद्धति तुलना है। तुलनात्मक विधि के द्वारा हम समानताओं और भिन्नताओं का लेखा जोखा कर सकते हैं। किसी भी समाजशास्त्रीय पद्धति का बहुत बड़ा उद्देश्य घटनाओं के पीछे जो कारण है उसकी खोज करना होता है। समाजशास्त्री प्रयोगशाला में तो काम करता नहीं, वो समाज को ही प्रयोगशाला मानता है। प्रघटनाएं उसके नियंत्रण से बाहर रहती हैं। ऐसी अवस्था में एकमात्र तुलनात्मक पद्धति ऐसा नियम है जिसके द्वारा हम तथ्यों का विश्लेषण कर सकें। दुर्खिम के लिए तुलनात्मक विधि एक विश्वसनीय विधि है जिसे समाजशास्त्री प्रयोग में ला सकते हैं। दुर्खिम तुलनात्मक विधि को अप्रत्यक्ष रूप से विज्ञान की प्रयोगात्मक विधि मानते हैं। देखिए, इसका तात्पर्य है, एक समाजशास्त्री के सामने सबसे बड़ी चुनौती क्या है? सबसे बड़ी चुनौती है कि उसके पास अपनी कोई प्रयोगशाला नहीं है। वो बेजान निर्जीव वस्तुओं का अध्ययन नहीं करता, वह उन लोगों का अध्ययन करता है जो सजीव इकाई के रूप में कार्य करती हैं। ऐसी स्थिति में समाजशास्त्री तुलनात्मक विधि को अप्रत्यक्ष रूप से प्रयोगात्मक विधि के रूप में अपनाता है। अर्थात दो समाजों के बीच में कंपेयर किया जाता है किसी भी मूल्य को, किसी भी परिस्थिति को, और उस मूल्य परिस्थिति के आधार पर हम उसके संदर्भ में कुछ अपनी विशद व्याख्याओं को करते हैं। दुर्खिम समाजशास्त्री विधियों में ऐतिहासिक विधि को उपेक्षा की दृष्टि से देखते हैं। अर्थात ये स्पष्ट हो गया कि ये तुलनात्मक विधि को ही अधिक महत्व देंगे। यह उपेक्षा श्रम विभाजन से स्पष्ट हो जाती है। तुलनात्मक विधि पर बल देते हुए कहते हैं कि आत्महत्या के कई कारण होते हैं। इसका मतलब यह हुआ कि आत्महत्या कई प्रकार की है। किसी आत्महत्या के पीछे कौन सा कारण है, इसका ज्ञान तो हमें तुलनात्मक विधि के द्वारा हो सकता है। यानी
ऐतिहासिक विधि की तुलना में वो तुलनात्मक विधि पर बल देते हैं और आत्महत्या को सामाजिक तथ्य मानते हुए जब इन्होंने अध्ययन किया तो उस अध्ययन के आधार पर उन्होंने स्पष्ट किया कि यूरोप के राष्ट्रों में आत्महत्या की प्रवृत्ति कम पाई जाती है, जबकि जो गर्म प्रदेश हैं, एशियाटिक जो देश हैं, वहाँ आत्महत्या की प्रवृत्ति अधिक पाई जाती है। सर्दी और गर्मी की तुलना में सर्दियों में आत्महत्या कम होती है और गर्मियों में आत्महत्या ज़्यादा होती है। तो ये कंपेयर किया है अलग अलग देश काल परिस्थिति, भौगोलिक दशा और देश की संरचना और संरचना के आधार पर। ये जो आधार है ये हमें तुलनात्मक रूप से बताता है। अपनी पुस्तक समाजशास्त्रीय पद्धति के नियम के अंतिम भाग में कुछ निष्कर्ष उन्होंने बताए। दुर्खिम का कहना है कि यदि समाजशास्त्र एक स्वतंत्र अकादमिक विधा है, वो अपनी निश्चित अध्ययन विधि को भी इसमें अपनाना होगा। उन्होंने समाजशास्त्र को एक विज्ञान की हैसियत देने की कोशिश अपनी रचनाओं में की है। उन्होंने इन रचनाओं के द्वारा जहाँ तक संभव हुआ वैज्ञानिक विधियों को अपनाया है। वे पहले दर्जे के प्रत्यक्षवादी हैं, उच्च श्रेणी के अनुभविकवादी हैं। वे अवलोकन और तुलनात्मक विधि के प्रबल समर्थक थे। अपने शुभ संगार में वो आग्रहपूर्वक कहते हैं कि समाजशास्त्र एक विज्ञान है और इसलिए अनिवार्य रूप से इसे अध्ययन विधि के रूप में वैज्ञानिक होना चाहिए। विद्यार्थियों, इस टॉपिक में 4-5 चीज़ें नहीं आई हैं। दुर्खिम का समाजशास्त्र के योगदान के संदर्भ में यदि प्रश्न आता है तो आप उनको बातों को लिख सकते हैं। नंबर 1 कि ये पहले दर्जे के प्रत्यक्षवादी थे। प्रत्यक्षवादी वही भाव है जो ऑगस्ट कॉम्ट के त्रिस्तरीय सूत्र में जब उन्होंने बताया कि सबसे पहले व्यक्ति मेटाफिजिकल होता है, उस मेटाफिजिकल अवस्था के आधार पर जब तर्क जुड़ता है उसकी अन्य अवस्था बनती है और उसकी प्रारंभिक अवस्था एक थियोलॉजिकल होती है जो धार्मिक होती है। यानी जैसे कॉम्ट कहता था, व्यक्ति सबसे पहले हर घटना को धर्म के आधार पर सोचता है, धार्मिक अवस्था, फिर वो मीमांसा करता है, मेटाफिजिकल भौतिक संरचना को देखता है, तत्व मीमांसा के आधार पर देखता है, तात्विक, और लास्ट में जाके वो प्रत्यक्षवाद तक पहुंचता है। यानी प्रमाणों के साथ जो घटित हो रहा है कार्य कारण संबंधों की हैसियत से उनका अध्ययन करता है। तो दुर्खिम इस कोटि का प्रत्यक्षवादी विद्वान है। इन्हें नंबर 2 उच्च श्रेणी का अनुभविकवादी विद्वान माना जाता है। अनुभविकवादी का मतलब है एम्पिरिकल स्टडी बेस कंक्लूजन निकालकर उनके बारे में अपने विचार को रखना। यानी कोई घटना में शरीक होकर घटना से बाहर रहकर भी उस घटना के संदर्भ में अपने अनुभव को प्राप्त करना और उस अनुभव के आधार पर अपनी एक नई योजना को सैद्धांतिक प्ररचना बनाना अनुभववादी कहलाता है। अवलोकन पर ये बल देते हैं। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि अवलोकन 3 प्रकार का होता है, सहभागी, अर्ध सहभागी, असहभागी। तो ये जहाँ तक हो सकता है सहभागी अवलोकन को ज़्यादा महत्व देते हैं, क्योंकि इन्होंने अरुंडा नामक जनजाति का जब अध्ययन किया था तो अवलोकन विधि के सहगामी स्वरूप का प्रयोग किया। तुलनात्मक विधि नंबर 3 ये समर्थक रहे और इस आधार पर उन्होंने यहाँ तक कह दिया कि यदि समाजशास्त्र को एक विज्ञान के रूप में हमें स्थापित करना है तो हमें अनिवार्य रूप से इसकी एक विधि को अपनाना पड़ेगा। इस तरह दुर्खिम के इस चैप्टर में हमने देखा कि सामान्य स्वरूप के अंदर दुर्खिम सामाजिक तथ्य की पृष्ठभूमि के बारे में बात करते हैं, समाजशास्त्र को विज्ञान के रूप में स्थापित करने की बात करते हैं और ये जो आधार है ये आधार कहीं ना कहीं उसे समाजशास्त्रीय रूप से मजबूत एक अकादमिक कार्य के रूप में स्थापित करता है। इस वाली क्लास में मेरा ये सामाजिक तथ्य का चैप्टर पूरी तरह कंप्लीट हो चुका है। अब मेरा विद्यार्थियों से आग्रह है कि आप जो वीडियो सुन रहे हैं उसके आधार पर मेरे पास प्रश्न पूछने की आवृत्ति बहुत कम आ रही है। जब मैं आगे से प्रश्न पूछता हूँ व्हाट्सएप ग्रुप पर तो लोग कहते हैं कि सर कोई समस्या आई तो हम आपसे पूछ लेंगे। मैं पुनः आपसे कह दूँ, निसंकोच आप मुझे पर्सनल मैसेज करके पूछ सकते हैं या इस लिंक को जब मैं महाविद्यालय के चैनल पर डाल रहा हूँ तो वहाँ कमेंट में भी आप पूछ सकते हैं। कोई भी विषय से संबंधित समस्या होगी उसका निदान करना मेरी नैतिक जिम्मेदारी है। आप सभी के पेपर के बारे में आज एक महत्वपूर्ण सूचना आई है। परीक्षा नियंत्रक महोदय ने एक कच्चा चिट्ठा तैयार किया है
और उस कच्चे चिट्ठे को यदि कुलपति की मोहर लग जाती है तो संभवतः 29 जुलाई से आप लोगों के पेपर होंगे और आप इस बदले हुए प्रारूप में नई रणनीतियों के साथ अध्ययन करें, जिससे कि आप अधिक से अधिक सफल हों। कोई भी समस्या आने पर मेरे व्यक्तिगत मोबाइल नंबर पर आप मैसेज कर सकते हैं अथवा ग्रुप कमेंट में भी आप बता सकते हैं। कल मैं मैक्स वेबर पर अपने व्याख्यान को दूंगा। आप जो भी सामग्री है उसको थोड़ा पढ़ें और वीडियो देखने में तब आपको समझने में भी सही लगेगा, क्योंकि यदि आप पहले से पढ़ेंगे। कल हम मैक्स वेबर की पुस्तकों के बारे में, उनके जीवन के बारे में और उनके मुख्य मुख्य सिद्धांत कौन से हैं उनके बारे में चर्चा करेंगे। आज की क्लास यहीं समाप्त करते हैं। धन्यवाद।